हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी 3D चैप्टर शुरू हो चुका है, तो चलिए आज हम लोग एक वीडियो उनका अपलोड कर चुके हैं। आज उनके आगे का पार्ट्स हम लोग बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में बनाते बनाते जो हमारा आखिरी में एक बहुत ही फेमस घटना जो घटता है हमारे साथ, वो है लाइट कट जाना वाला। तो सेक्शन फॉर्मूला बता रहे थे, जिसमें हमने आपको इंटरनल डिवीजन यानी अंतः विभाजन का बता दिया था फॉर्मूला। अभी हम आपको बताने वाले हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन यानी बाह्य विभाजन। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यानी विभाजन सूत्र की बात चल रही है। ओके, चलिए मान लीजिए कि एक पॉइंट यहां पर है ए, एक दूसरा पॉइंट है यहां पर बी। ए और बी को मिलाने पर जो लाइन बना, चलिए ए का कोऑर्डिनेट दे दिया है x1 y1 z1, बी का दिया हुआ है x2 y2 z2। सही है। और एक तीसरा पॉइंट ए बी के बाहर है, इधर कहीं मान लेते हैं यहां पर है आर। यह आर ए बी को बाहर से m रेशियो n में डिवाइड कर देता है। तो कहा जा रहा है कि इस पॉइंट x y z का वैल्यू बताइए। ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, और ये दोनों रेशियो भी दिया रहेगा, एक्सटर्नल वाला बाह्य वाला, और तब कहेगा इसका मान बताइए। तो वही फेमस बात है, अभी भी हम रेशियो का बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। पहले x निकालना है तो x के बारे में सोचते हैं। m जो है वो a का है, तो मल्टीप्लाई b वाले x में होगा, यानी mx2 माइनस n जो है वो b का है, तो मल्टीप्लाई a में होगा, nx1 बटे m माइनस n। ये x हो गया। अब ठीक इसी प्रकार y निकालना है। m a का है तो मल्टीप्लाई b में होगा, तो my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। फिर z निकालना है तो z में मल्टीप्लाई होगा, mz2 माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, ये है एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन के लिए कहानी। ओके, चलिए इसी के पास हम आपको एक मिड पॉइंट भी है, उसका भी बता देते हैं। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अंतः विभाजन, सॉरी मध्य बिंदु ना, अंतः विभाजन थोड़ी ना, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। अंतः वाला तो हो चुका है पिछले ही वीडियो में। चलिए मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, और यह एक पॉइंट बी है x2, y2, z2, और ये एक लाइन बन गया।
इस लाइन ए बी को बाइसेक्ट करने वाला, आधा आधा करने वाला एक पॉइंट आर है, मतलब जितना ए आर है उतना ही आर बी है, तब तो आर को मिड पॉइंट कहा जाएगा। तो कहा गया कि भैया आर का वैल्यू बताइए, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तब मिड पॉइंट निकालना हो। अगर मिड पॉइंट का एक्स चाहिए तो दोनों एक्स को, इस एक्स को, इस एक्स को जो दिया है, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। y निकालना हो तो दोनों y को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। z निकालना हो तो दोनों z को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार से आपका मिड पॉइंट का वैल्यू भी मिल जाएगा। प्लीज नोट कर लें इसको पॉज करके। बहुत बढ़िया, एक सेकंड। चल, बहुत बढ़िया, नोट कर ले। चल, एक और है इंपॉर्टेंट, उसको भी याद रखिएगा, जिसका नाम है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड यानी केंद्रक, है ना, ऑफ ट्रायंगल। ये भी ध्यान रखिएगा, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह एक ट्रायंगल है, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम ए बी सी है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है। इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है और इसका x3 y3 z3 है। हमें सेंट्रोइड चाहिए। सेंट्रोइड बनता है मीडियन से, माध्यिका से, मतलब यहां से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए जो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट कर दे, जितना BD उतना ही DC। तो इस AD को मीडियन कहा जाएगा BC का। फिर यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो सामने वाले AC को बाइसेक्ट कर दे, जितना AE उतना ही EC। तो इस BE को मीडियन कहा जाएगा AC का। यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां से, ठीक है। C से होके एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो AB को बाइसेक्ट कर दे, जितना AF उतना ही BF। तो इस CF को मीडियन कहा जाएगा AB का। अब बताइए, तीनों मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर मिट किया या कट किया, वही है सेंट्रोइड, जिसका सिंबल G होता है। यही है आपका केंद्रक, यही है आपका सेंट्रोइड यानी केंद्रक, यही है। मीडियन एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, उसी को सेंट्रोइड यानी केंद्रक कहा जाता है, कहा जाएगा। इसका वैल्यू बताइए, है ना। तो वैल्यू बताने का मतलब क्या हुआ, x बताना, y बताना और z बताना, ये हुआ। तो बहुत ही सिंपल है भाई। अगर x निकालना है तो सभी x को जोड़ दीजिए और 3 से कर दीजिए डिवाइड। y निकालना है तो सभी y को जोड़ दीजिए और 3 से कर दीजिए डिवाइड। z निकालना है तो सभी z को जोड़ दीजिए और 3 से कर दीजिए डिवाइड। बस ये है सेंट्रोइड, निकल जाएगा x y z का वैल्यू। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? अच्छा, क्लियर है। ओके सर, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए आप।
ठीक है। हाँ जी, अब आइए इस पर एक सवाल भी बनाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन आता है इस पर, देखते हैं, है ना। क्वेश्चन को हम लिखते हैं अपने तरफ से। A line joining the points, a line joining the points 3, 4, 5 and -1, 2, -3, -1, 2, -3 is a line joining the points इतना is intersect, या कट्स भी लिख सकते हैं, intersect the plane, intersects the plane, एक सेकंड, intersect the xy plane is intersects the xy plane, then find ratio and point of इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा होता है, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है। एक बार आप इसको पढ़िए, हम एक किताब लेके आपको समझाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होता है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ अगर हिंदी में समझा दे तो कहता है कि एक रेखा है जो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने से बना है, और वो रेखा क्या करती है कि XY सतह को प्रतिच्छेद करती है। तब बताना है कि XY सतह को जहां पर प्रतिच्छेद की है उस बिंदु का मान बताइए, और किस अनुपात में की है वो भी बताइए। मतलब ऐसा है, जैसे ये है लाइन रेखा और ये है प्लेन सतह, तो ऐसा समझो ना कि ये लाइन जो है इस प्लेन के आर पार चला गया। तो आर पार चला गया भैया, तो जिस जगह से आर पार गया वही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और आर पार जाने के बाद उधर लाइन और इधर लाइन कुछ तो रहेगा, तो किस अनुपात में रहेगा, किस रेशियो में रहेगा वो भी बताना है। समझ गए? क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है सर। आइए तो समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसा मान के चलिए कि किसी पेज में जो है लाइन आर पार कर गया है, किसी पेज में लाइन आर पार कर गया है, तो जिस जगह पे आर पार किया है उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो भी निकालना है। और आर पार होने के बाद इधर भी लाइन का कुछ हिस्सा आएगा, इधर भी लाइन का कुछ हिस्सा आएगा, तो किस रेशियो में दोनों तरफ जाएगा, किस अनुपात में जाएगा वो भी निकालना है, वो भी निकालना है, ठीक है। चलिए तो एक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं हम। चलिए जैसे मान लीजिए यह एक प्लेन है, यह एक प्लेन है, ठीक है। और इस प्लेन के आर पार एक लाइन हो गया, ठीक है।
एक लाइन हो गया आर पार, ऐसे ये वाला हिस्सा अंदर का है तो दिखेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको डॉटेड से दिखाते हैं, फिर भी हम पूरा लाइन से दिखा दिए हैं, चिंता मत कीजिए। चलिए इस पॉइंट का नाम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम बी, इस पॉइंट का नाम आर। पॉइंट ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, 4, 5। पॉइंट बी का वैल्यू दिया हुआ है -1, 2, -3। पॉइंट आर का वैल्यू बताना है x, y, z, और ये प्लेन कौन सा है, XY है। ये प्लेन कौन सा है, XY है। ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस पॉइंट का वैल्यू भी बताना है और ये रेशियो भी बताना है, AR और RB कितना होगा। तो ये तो आप बहुत पहले से ही जानते हैं क्या, कि जब भी रेशियो निकालना होता है सेक्शन फॉर्मूला वाले सवाल में, तो रेशियो हम लोग कुछ इस प्रकार से मानते हैं। एक पार्ट को हम k मान लेंगे, दूसरे पार्ट को हम 1 मान लेंगे, है ना। चलिए अब ये k मालूम हो गया, ये 1 मालूम हो गया, तो k और 1 के मदद से पहले x y z लिखिए। तो आप लिखिए, x लिखना है। अच्छा, कुछ के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लाइन जो है वो प्लेन को अंदर से काटती है कि बाहर से। तो मित्र, इस सवाल का जवाब ये है कि जब रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अंदर से ही काट रहा होगा, ठीक है, और फिर पूरा प्रोसेस से सॉल्व कर देते हैं। लेकिन लास्ट में ये बात फाइनल भी हो जाता है कि हकीकत क्या था, सही में अंदर से ही काट रहा था कि बाहर से काट रहा था कि बीचों बीच काट रहा था, ये बात फाइनल भी हो जाता है। तो जब भी रेशियो निकालने वाला क्वेश्चन रहे तो आप क्या कीजिएगा, अंदर समझ करके ही सॉल्व कीजिएगा, लास्ट में क्लियर हो जाएगा। क्या आने से क्लियर होगा वो भी हम बताएंगे, चिंता मत कीजिए, पहले देखते जाइए। आइए x निकालिए, x निकालना है तो x में मल्टीप्लाई करो, k इंटू -1 यानी -k, 1 इंटू 3 यानी 3, और नीचे में k + 1, ये आपका x हो गया। y निकालना है तो k इंटू 2 यानी 2k, 1 इंटू 4 यानी 4, और नीचे में k + 1। z निकालना है तो z में करिए मल्टीप्लाई, k इंटू -3 यानी -3k, और 1 इंटू 5 यानी 5, नीचे में k + 1। करेक्ट है, सब x y z निकल गया। अब ध्यान से देखिए, ये जो x y z है वो इस प्लेन पर भी है, किस प्लेन पर, एक्स वाई प्लेन पर। और हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए हैं कि एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन होता है z बराबर 0, यानी एक्स वाई प्लेन के इक्वेशन में कौन 0 होता है, z 0 होता है। इसका मतलब ये 0 है आपका, तो z को 0 कर दीजिए, है ना। एक्स वाई प्लेन फॉर एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन के लिए z का वैल्यू कितना होगा, 0। तो बताइए z कितना है आपका, -3k + 5 अपॉन k + 1 = 0। बाय क्रॉस करिए तो -3k + 5 = 0। तो यहां से k का वैल्यू आपका मिल जाता है 5/3। k मिल गया, इसका मतलब रेशियो भी मिल गया। पता है कैसे, देखिए कैसे, एक सेकंड बताइए, दिख रहा है क्या उधर से आपको? चलिए बहुत बढ़िया, k मिल गया मतलब रेशियो भी मिल गया। एक सेकंड, देखिए k मिल गया, रेशियो भी मिल गया। कैसे देखिएगा,
यहां पर ध्यान दीजिए, देयरफॉर रेशियो यानी अनुपात, रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है मॉड के बट्टा 1, मॉड के बट्टा 1। तो के का वैल्यू 5/3 आया है, तो मॉड निकालोगे तब भी तो 5/3 रहेगा। अब 5/3 और नीचे में 1 लिख के क्या करोगे, रेशियो क्या निकला 5:3 आंसर ये आया। अब कहोगे सर ये कहां डिसाइड हुआ कि ये कैसा था, इंटरनल था कि एक्सटर्नल था कि क्या था, आइए हम आपको बताते हैं, सुनिए। कहानी ये है, नोट, कहानी ये है कि अगर सॉल्व करने पर के का वैल्यू प्लस में आ जाए, प्लस में मतलब 0 से बड़ा, तो वो इंटरनल डिवीजन होगा, अंतः विभाजन होगा। हकीकत में इंटरनल डिवीजन होगा, अंतः विभाजन होगा। अगर के को सॉल्व करने पर माइनस में आ जाए यानी 0 से छोटा, तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा, ठीक है। और अगर के को सॉल्व करने पर, अगर के को सॉल्व करने पर 1 आ जाए, इसका मतलब वो मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा। तो के आपको डिसाइड कर देगा कि ओरिजिनल क्या हो सकता है, ठीक है। ये 3 बात, पॉजिटिव होने से इंटरनल, नेगेटिव होने से एक्सटर्नल, अब +1 होने से मिड पॉइंट। तो बताइए अभी क्या हुआ था, के का वैल्यू प्लस में आया था, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, ये इंटरनल ही है, समझ गए। चलिए, तो के का वैल्यू निकल गया 5/3, रेशियो आंसर हो गया। रेशियो हमेशा जब भी कीजिएगा तो मॉड लगा के कीजिएगा, क्योंकि के का वैल्यू माइनस में भी आ सकता है, लेकिन रेशियो कभी भी माइनस में नहीं लिखिएगा। इसलिए नहीं लिखिएगा क्योंकि ये रेशियो डिस्टेंस का है, दूरी का है, और डिस्टेंस का रेशियो कभी माइनस में नहीं होता है। अब के निकल गया, अब बारी बारी इन सब में आप के का रख दीजिए वैल्यू, वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आइए इस तरफ हम रख देते हैं। चलिए, हमारा पॉइंट भी तो निकालना था ना। चलिए, सबसे पहले x, तो x कितना लिखे थे बताइए, कितना था x पीछे हमारा, -k/3 प्लस -k+3/k+1। ओके, चलिए k का मान है 5/3 + 3, और नीचे में 5/3 + 3। एलसीएम सब ले लीजिए, ऊपर हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, और ये हो जाएगा 9 और 5 14, तो 4/14 का मतलब 2/7 आ गया। बाकी एलसीएम तो के कट 3 कट जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 9 5 14, ठीक है, 2/7 आ गया के का वैल्यू, सॉरी एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 2/7 आ गया। अब y निकाल लीजिए, अब y निकाल लीजिए, y कितना होगा 2k + 4, y है आपका 2k + 4/k+1। रखिए, k का वैल्यू 5/3 है, तो ये 10/3 हो जाएगा, +4, और नीचे में 5/3 अब प्लस, कुछ गड़बड़ है क्या, इस जगह एक छोटा सा गड़बड़ है। देखो, गड़बड़ ये है सर कि नीचे में k+1 था, तो आप k+3 कैसे लाए। ओहो, ये 5/3 +1 ना, ऊपर का फ्लो आ गया। यहां रखे k का वैल्यू -5/3, 3 बगल में पहले से था, नीचे में रखे 5/3, प्लस का 1 बगल में पहले से था, ठीक है। ऊपर एलसीएम लोगे तो 9 में से 5 गया तो 4, नीचे लोगे यहाँ 3 अब 5 8, यानी 1/2 हो जाएगा ये।
अब सही है क्या? 3 3 या 9 में से 5 गया 4, यहां पे 3 पहुंचा, 3 या 5 8 हो गया। बहुत बढ़िया। अब यहां आ जाइए, कितना आ जाएगा ये? 12 10 22 और ये हो जाएगा 3 या 5 8, यानी 11/4 हो गया। अब जेड निकालिए। जेड तो आपको पहले से ही पता है 0 है, आप निकाल के देख लीजिए फिर भी 0 ही आएगा। चलिए, -3k + 5/k+1 है, करेक्ट है। रखिए k का, रखिए वैल्यू 5/3, तो 5/3 रखोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, -5 + 5 बचा ऊपर, नीचे 5/3 + 1, ऊपर तो पूरा 0, ये खत्म। ऐसा निकल गया। x का वैल्यू निकला 1/2, y का वैल्यू निकला 11/4, z का वैल्यू निकला 0/4। तो समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे बनता है? एकदम बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। इसको नोट कर ले जल्दी से पॉज करके। और के कब कैसा आएगा तो क्या होगा वो भी हम आपको बता दिए। ये क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत माना जाता है, तो ख्याल रखिएगा इस क्वेश्चन का। चलिएगा, अब हम लोग यहां से सेक्शन फॉर्मूला से आगे चलते हैं। तो टॉपिक का नाम है, लगा दीजिए हेडिंग में, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक का नाम है डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हिंदी में दिक कोसाइन कहते हैं। ठीक है, ये जानना है, डायरेक्शन कोसाइन जानना है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन के दो तरीके हैं फाइंड करने के। डायरेक्शन कोसाइन के दो तरीके हैं फाइंड करने के। सबसे पहले हम लोग मेथड 1 पर बात करेंगे। मेथड 1 पर बात करेंगे, बहुत ही सिंपल बातें हैं, ध्यान रखिएगा। मेथड 1, ठीक है। आइए चलिए, ये हम एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। एकदम ऐसे बोर्ड पर परपेंडिकुलर होता है तो ऐसे दिखाया जाता है, आपको पता है, जेड एक्सिस है। ये ओरिजिन है, ठीक है। चलो, अब मान लिया जाए यह एक कोई वेक्टर है या एक कोई लाइन, जो भी बोलना हो बोल दो, वेक्टर ही मान लेते हैं, जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन या कोई भी वेक्टर अगर तीनों एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो और तब कहा जाए डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, है ना, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है D.C, इस प्रकार से शॉर्ट में डायरेक्शन कोसाइन को ऐसे लिखते हैं। अगर एंगल दिया रहे तब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कहा जाए तो सभी एंगल में आप कॉस लगा दीजिए, सभी एंगल में आप कॉस लगा दीजिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। और याद रहे, डायरेक्शन कोसाइन का जो सिंबल होता है, शुरू वाले को L माना जाता है, बीच वाले को M और लास्ट वाले को N माना जाता है। ये डायरेक्शन कोसाइन का सिंबल है, यूज किया जाता है LMN। तो पता चला, अगर एंगल मालूम रहेगा तो कैसे निकालोगे डायरेक्शन कोसाइन? सब में कॉस लगा दोगे, करेक्ट है, ओके। दूसरा मेथड है मेथड 2। मेथड 2 है ना। मेथड 2 है कंपोनेंट ऑफ
कंपोनेंट, हिंदी में घटक, ऑफ यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश के घटक को डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। ये सेकंड मेथड है। इस मेथड का प्रयोग कब करेंगे? इस मेथड का प्रयोग तब करेंगे जब आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए। मान लो वेक्टर दे दिया गया 3i प्लस 4j माइनस 2k, और कहा गया कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो, तब इस मेथड का प्रयोग करेंगे। एंगल दिया रहेगा तो इस मेथड का प्रयोग करेंगे। दोनों सेम ही चीज है ना, बस तरीका अलग अलग है। ये है एंगल मेथड और ये है वेक्टर मेथड। अगर वेक्टर दे करके अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो सबसे पहले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, मात्रक सदिश, जिसका फॉर्मूला होता है आर कैप बराबर वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर कितना है? 3i प्लस 4j माइनस 2k, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? कितना हो जाएगा? रूट अंडर 9, 16, 4, यही ना होगा? 9 प्लस 16, तो 16 9 25 और 4 29, रूट 29 हो गया। ठीक है, अब आप इन क्या कीजिए, इन सबको अलग अलग कर दीजिए। ये 3/√29 आई हो जाएगा, 4/√29 जे हो जाएगा, और -2/√29 के हो जाएगा। चलो निकल गया कौन? यूनिट वेक्टर निकल गया। हमको चाहिए कौन भैया? डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? बस इसी यूनिट वेक्टर में से आप आई जे के हटा दीजिए। आई जे के हटाओगे तो 3/√29, 4/√29 और -2/√29। जी हाँ, यही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। यही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया। समझ गए? तो ये दो तरीका है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, एक एंगल मेथड और एक वेक्टर मेथड। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइन को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है और उसका सिंबल LMN होता है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक टॉपिक और है जिसका नाम है डायरेक्शन रेशियो। टॉपिक का नाम है डायरेक्शन रेशियो, हिंदी में जिसे हम लोग दिक् अनुपात कहते हैं। दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो, ये क्या है? इसका भी दो मेथड है। इसका भी दो मेथड है। मेथड 1, मेथड 1 कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मतलब ये वेक्टर का ही कंपोनेंट होता है, सदिश का ही घटक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर r बराबर लिखा हुआ है 4i माइनस 5j प्लस 6k, और कहा जाएगा डायरेक्शन रेशियो बताओ। क्या बताओ? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो को शॉर्ट में D.R इस तरीके से लिखा जाता है। डायरेक्शन रेशियो कहा जाए, वेक्टर दे करके डायरेक्शन रेशियो पूछा जाए
तो कुछ मत करिए, डायरेक्ट इस वेक्टर में से आई जे के हटा दीजिए, तो क्या बच जाएगा 4 - 5 6। यही है डायरेक्शन रेशियो। अगर वेक्टर दिया रहेगा तो उसमें से आप आई जे के हटा दीजिए, डायरेक्ट वेक्टर में से ही हटाइए, कुछ छेड़छाड़ मत कीजिए, तो जो बचेगा उसी को डायरेक्शन रेशियो कहा जाएगा, दिक् अनुपात कहा जाएगा। यह है मेथड 1। आइए बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2 सबसे ज्यादा यूज तो मेथड 1 का ही है। इस केस में डायरेक्शन रेशियो में सबसे ज्यादा यूज इसी का होगा, लेकिन ये भी है रियल मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। ये समझिए, डायरेक्शन कोसाइन में, समझ रहे हमारी बात, डायरेक्शन कोसाइन में किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्शन रेशियो का आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर डायरेक्शन कोसाइन वही पिछला वाला अगर हम मान लें, डायरेक्शन कोसाइन वही पिछला वाला मान ले, कितना था 3/√29, 4/√29 और -2/√29, यही था ना, चेक कर लो। ओके ठीक है, 16/9 ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइन है। अब आपको जिस नंबर से मन करे इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो जो आंसर आएगा वो डायरेक्शन रेशियो का होगा, जिससे मन करे। किसी का मन किया कि सर √29 से करना चाहते हैं, कर दो, तो √29 से सब में मल्टीप्लाई करेगा तो यहां 3 बचेगा, 4 बचेगा, -2 बचेगा, ये डायरेक्शन रेशियो हुआ। किसी का मन किया नहीं सर हम इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 2 से, करो, तो 6/√29 हो जाएगा, 8/√29 हो जाएगा, -4/√29 हो जाएगा, ये भी सही है। किसी का मन किया कि सर हम इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 1 से, कोई बात नहीं, करो, वही रह जाएगा, कोई बात नहीं, करो, वही रह जाएगा। मतलब डायरेक्शन कोसाइन एक प्रकार का डायरेक्शन रेशियो भी होता है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन कोसाइन ही रह जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन एक प्रकार का डायरेक्शन रेशियो भी होता है। कहने का मतलब इस प्रकार से तो बहुत सारा डायरेक्शन रेशियो आ सकता है। बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई। मतलब एक डायरेक्शन रेशियो के अनगिनत, एक डायरेक्शन कोसाइन के, मेरी बात को ध्यान सुनना, एक डायरेक्शन कोसाइन के अनगिनत डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं। एक डायरेक्शन कोसाइन के अनगिनत डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं प्यारे। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तो कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्या, सुन लीजिए, कि डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक और केवल एक, लेकिन डायरेक्शन रेशियो जो है यूनिक नहीं होता, नॉट एन यूनिक। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो एक और केवल एक नहीं होता है, बहुत सारा हो सकता है डायरेक्शन रेशियो, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन एक ही होता है। समझ गए? तो डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होता है और डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं होता है। समझ गए? तो एक डायरेक्शन कोसाइन के बहुत सारे डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं। तो ये है 2 मेथड, लेकिन हम लोग क्वेश्चन बनाते समय ज्यादातर मेथड 1 का ही प्रयोग करते हैं, ज्यादातर मेथड 1 का ही प्रयोग करते हैं। ओके,
अब सबसे बड़ी बात है इन दोनों का प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ वही तो मेन चीज है, आधा 3D तो प्रॉपर्टी पर ही है, इन्हीं दोनों के प्रॉपर्टी पर। हटा दे क्या इसको, आइए लगाइए हेडिंग में प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। आइए दोनों की प्रॉपर्टी को जानते हैं, समझते जाइए। सबसे पहला प्रॉपर्टी, लेट आप डायरेक्शन कोसाइन बराबर शुरू में ही एल एम एन लिए थे, है ना। तो सबसे जरूरी बात याद रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन अगर दिया हुआ है तो उसको स्क्वायर करने पर हर हाल में 1 आएगा। डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करने पर हर हाल में कितना आएगा, 1। अगर ऐसा नहीं आया तो समझिए आपका डायरेक्शन कोसाइन गलत है। डायरेक्शन कोसाइन को स्क्वायर करने पर 1 आता है। अच्छा, डायरेक्शन रेशियो का भी सिंबल कुछ ना कुछ माना जाता है। किताब में ज्यादातर डायरेक्शन रेशियो का सिंबल ABC होता है, ABC। डायरेक्शन रेशियो का जो सिंबल है वो लोग ABC प्रयोग करता है। इसमें कंडीशन नहीं है कि क्या करोगे तो क्या आएगा, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन पर कंडीशन है कि स्क्वायर करने पर हमेशा 1 आएगा। देख लेना, है ना। ये है आपका डायरेक्शन कोसाइन, इन सब को स्क्वायर करके जोड़ो 1 आ जाएगा। समझ गए? ओके सर। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी सुनिएगा अच्छे से। इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर AB बराबर LMN, अगर AB का डायरेक्शन कोसाइन LMN है तो BA का निगेटिव में होगा -L -M -N होगा। और लाइन AB का, मतलब एरो नहीं लगा हुआ मतलब लाइन है, तो लाइन AB का दोनों हो सकता है, +-L +-M और +-N। AB का अगर ये है तो BA का ये होगा, और लाइन AB का ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। ठीक हाल डायरेक्शन रेशियो का भी ऐसा ही है। अगर AB का डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, है ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB अगर ABC लेते हो तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ BA आप ये मान के चलोगे -A -B -C। और अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन हो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB हो तो दोनों चलेगा, +-A +-B और +-C। समझे? AB का यह तो BA का यह, और लाइन AB का दोनों। करेक्ट है? चलिए, है ना, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। उधर कोना में दिख रहा है क्या ना? ठीक है सब दिख रहा है। तीसरा बात, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, इसका बहुत यूज है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। मतलब लाइन पर कहीं भी 2 पॉइंट दिया रहे और कहे डायरेक्शन रेशियो निकालो, कौन? डायरेक्शन रेशियो, तो सेकंड पॉइंट को फर्स्ट में से माइनस कर लो, यानी ये हो जाएगा x2 - x1
कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। हाँ, लाइन पर कहीं भी 2 पॉइंट दिया रहे और कहेगा डायरेक्शन रेशियो निकालो, तो दूसरे पॉइंट में से पहले पॉइंट को माइनस कर दीजिए, वो आपका डायरेक्शन रेशियो आ जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, नोट करिएगा। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर डायरेक्शन रेशियो किसी लाइन का ए बी सी दिया हुआ है और तब कहा जाए कि डायरेक्शन कोसाइन बताइए, है ना, डायरेक्शन कोसाइन बताइए, तो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी बट यहां भी प्लस माइनस, कॉमा प्लस माइनस बी बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर कॉमा प्लस माइनस सी बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। अगर आपको डायरेक्शन रेशियो दिया रहे और डायरेक्शन कोसाइन कहे निकालने, तो इस प्रकार से निकालिएगा, इस प्रकार से निकालिएगा, समझ गए। प्लस माइनस ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कभी कभी किताब में इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखता है, प्लस माइनस ए बाय रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर लिखता है, प्लस माइनस बी बाय, यहां भी वही लिखेगा, रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर, और यहां भी प्लस माइनस सी बाय रूट अंडर सिग्मा ए स्क्वायर। शॉर्ट में नीचे वाले को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को शॉर्ट में ऐसे ही लिख सकता है। तीनों सेम है तो तीनों सेम ही लिखेगा ना, इस तरीके से। पांचवी बात, ये भी बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा, ठीक है। मान लीजिए कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इसको हेडिंग लगा देते पहले, एंगल बिटवीन लाइंस, रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है। तो मान लीजिए एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, और दोनों लाइन के बीच का एक्यूट एंगल निकालना हो, न्यून कोण। मान लीजिए इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो A1 B1 C1 है, और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो A2 B2 C2 है। तो ध्यान से सुनिए, अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम हो और बीच का कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण अगर निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर मॉड, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करो, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 और डिवाइडेड बाय रूट अंडर पहला वाला डायरेक्शन रेशियो A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और रूट अंडर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। ये होगा फॉर्मूला। अगर दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है, दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉड लगा दीजिए और फिर दोनों को रूट अंडर लगा के प्लस कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, पॉज करके नोट करिएगा। हो गया क्या? पॉज करके नोट कीजिएगा।
चलिए, सवाल मन में ये भी आ रहा होगा कि सर अगर मान लो 6 नंबर, सर अगर मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अगर इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दे देता और तब कहता एंगल निकालो, कोई बात नहीं, तब भी तरीका है, तब भी निकाल सकते हैं, है ना। डायरेक्शन कोसाइन दे देगा तब L2 M2 और N2। अगर डायरेक्शन कोसाइन दे करके अगर एंगल पूछ दिया तो सेम फॉर्मूला कॉस थीटा बराबर मॉड L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, बस इतना ही होता है। अगर डायरेक्शन कोसाइन दे करके एंगल पूछा तो बस इस फॉर्मूला का अप्लाई कीजिएगा, रेशियो दे के पूछा तो पीछे वाला अप्लाई कीजिएगा। ओके सर। 7 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, लंबवत रेखाओं के लिए। मान लीजिए कि एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या कंडीशन होगा। मान लीजिए इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो A1 B1 C1 है और इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो A2 B2 और C2 है। तो सुन लीजिए, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे, डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो आंसर 0 के बराबर आता है, आंसर 0 के बराबर आता है। उल्टा पुल्टा सब सही है। अगर डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाए तो लाइन परपेंडिकुलर माना जाएगा, या अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर 0 आएगा। ठीक है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन रेशियो को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हाँ, ये कहानी तब भी लागू है, ये कहानी तब भी लागू है जब डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहे। ठीक है, ये मान लीजिए इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1, इसका डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2, फिर भी वही हाल होगा, L1 L2 प्लस M1 M2 अब प्लस N1 N2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा फिर भी वही कंडीशन है, डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा फिर भी वही कंडीशन है। समझ गए। किसके लिए भैया, परपेंडिकुलर के लिए। नोट कर लिया जाए। अच्छा, आप जानना अगर चाहेंगे तो ये भी जान लीजिए, है ना, देख लीजिए जल्दी से इसको पहले। अगर आप जानना चाहते तो ये भी जान लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए, ऐसा भी तो कह सकते हो इस केस के लिए खास करके कि अगर मान लो सर एक का डायरेक्शन रेशियो दे दिया और एक का डायरेक्शन कोसाइन दे दिया और कहा कि परपेंडिकुलर है या नहीं पता कर दो, सेम कहानी करो, सेम कहानी करो। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को मल्टीप्लाई करो, AL प्लस BM प्लस CN, अगर 0 आ गया तो भी लाइन को क्या बोल सकते हो आप, परपेंडिकुलर बोल सकते हो। समझ आया क्या, ऐसे भी बोल सकते हो। ऐसे ज्यादातर किताब में या तो दोनों डायरेक्शन रेशियो दिया रहता है या तो दोनों डायरेक्शन कोसाइन दिया रहता है।
करेक्ट है। ये था कंडीशन किसके लिए भैया, परपेंडिकुलर के लिए। नोट कर लीजिए जल्दी से इसको पॉज करके। आइए बात करेंगे हम लोग पैरेलल के लिए। फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए, समांतर रेखाओं के लिए। मान लीजिए यही है, इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2 है। तो जब दो लाइन पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो को आपस में डिवाइड करने पर वैल्यू सेम आता है। A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। अगर पैरेलल हो तो डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करने पर ये रिजल्ट आता है। ठीक है, सेम है ना। डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करने पर अगर सेम आ रहा हो तो समझ जाइए कि लाइन क्या है, पैरेलल है। समझ जाइए कि लाइन क्या है, पैरेलल है। ये काम कब लागू है भाई, डायरेक्शन कोसाइन पर भी लागू है। अगर डायरेक्शन कोसाइन दे दिया जाए L1 M1 N1, L2 M2 N2, अगर दो लाइन पैरेलल है और दोनों का डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है तो दोनों को डिवाइड करोगे L1 बाय L2 M1 बाय M2 N1 बाय N2, तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा भैया, बराबर आएगा। करेक्ट है जी हाँ। अगर डायरेक्शन कोसाइन को डिवाइड करने पर सेम आ जाए या डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड करने पर सेम आ जाए तो समझ जाइएगा कि आपका लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या आपका लाइन पैरेलल है। और अब जो बताने जा रहे हैं उसको समझिए अच्छे से। इसी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाते समय क्या होगा कि कहेगा कि भैया दो लाइन पैरेलल है। सुनना इस बात को, क्वेश्चन बनाते समय कहेगा कि दो लाइन पैरेलल है और दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन रेशियो दे दिया, तो कहेगा कि दूसरे का डायरेक्शन रेशियो बताइए कितना होगा। तो आप क्वेश्चन बनाते समय दूसरे का डायरेक्शन रेशियो उतना ही मानिएगा जितना पहला का था, ABC ही मानिएगा। जैसे आपको पता है ना कि पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है, ठीक उसी प्रकार है ना। चेक करना हो, अगर डायरेक्शन रेशियो देख करके अगर चेक करना हो तब तो डिवाइड कर करके देखना है। लेकिन अगर एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया रहे क्वेश्चन बनाते समय और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखना हो